इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। लाख करोड़ में 3 फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पर, नोएडा, धोलेरा और आसाम में। इनमें ताइवान की पीएसएमसी, यूएसए की माइक्रोन और जापान की रेनेसास जैसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ को दर्शाता है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फस, लैपटॉप्स और वॉचेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इन सभी डिवाइसेस पर बड़ा रोल है, जो माइक्रोचिप्स के साथ मिलकर डिवाइस के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं। मगर इंडिया अब इन चिप्स को खुद नहीं बना सकता, सारे इंपोर्ट किए जाते हैं, ज्यादातर चाइना से। ऐसा क्यों है और क्या हमें इसे अपने देश में बनाना भी चाहिए? इंडिया और दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स इस इंडस्ट्री को इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इतना क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? ये सब जानने के लिए हमें इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना डेली लाइफ की जरूरतें पूरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में कोई भी देश इनको मैन्युफैक्चर करने में सबसे आगे निकलना चाहेगा। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिसके बाद ऑयल और गोल्ड आते हैं। 2011 से 2023 में देश में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स 0,000 करोड़ से बढ़कर पहुंच गए हैं 6,20,000 करोड़ तक। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और उनकी सप्लाई पर भी ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए देश में इनको मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स बन रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ किया। आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, जहां 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद है, जो कि पहले जीरो थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर टाइप का डिवाइस आता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह को यूज करके करंट को कंट्रोल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा करंट पास होने देते हैं। ये काफी वर्सेटाइल होते हैं। इनमें कुछ इम्प्योरिटीज डालकर इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, जैसे करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना। इससे लाइट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत यूजेस होते हैं सेमीकंडक्टर के हमारे डिवाइसेस पोर्ट कोरिया, जापान, नीदरलैंड्स और यूके। इनमें से अकेला ताइवान ही दुनिया के लगभग 60 पर सेमीकंडक्टर्स बनाता है। टीएसएमसी, जो एक ताइवानीज कंपनी है, इसका अपना शेयर ही 50 पर के करीब है। इस ग्राफ में अभी की सारी मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये सारी अमेरिकन कंपनीज है। ये दोनों डच, ये साउथ कोरियन। टीएसएमसी ताइवानीज, बाकी जापानीज और ब्रिटिश। दुनिया के कई और देशों ने भी इसमें काफी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जैसे चाइना ने लाख करोड़ लगाए, यूएसए ने 4,100 करोड़ और यूरोपियन यूनियन ने 80,000 करोड़। इन इन्वेस्टमेंट से साफ हो जाता है कि ये कंट्रीज कितना इम्पोर्टेंट मानती है इस इंडस्ट्री को। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट जरूरी भी हो जाती है जब पता लगता है कि एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को तैयार करने में हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। इंडिया अभी इस रेस में काफी पीछे है, जिसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आगे निकलने के लिए। सेमीकंडक्टर्स को पहली बार माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया था 1833 में, जब एक एक्सपेरिमेंट में सिल्वर सल्फाइड की रेजिस्टेंस कम हुई टेम्परेचर बढ़ाने पर, जो कि मेटल्स के बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा था। सेमीकंडक्टर्स में करंट कुछ कंडीशंस में ब्लॉक किया जा सकता है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में करना नामुमकिन है। ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार देखी गई कुछ साल बाद 187 में रेक्टिफायर के इन्वेंशन से इसके डेवलपमेंट का दरवाजा खुल गया। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके 70 साल बाद 1947 में यूएसए की बेल लेबोरेटरीज में काम करने वाले जॉन बर्डन और वाल्टर ब्रिटेन ने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स या स्विच की तरह काम करते हैं सर्किट में, और इसको बनाने में सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाएं तो इसमें थोड़ा सा करंट अप्लाई करने से भी बहुत ज्यादा करंट कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ये मुश्किल ऑपरेशंस और लॉजिक फंक्शंस भी कर सकते हैं। अगले साल 1948 में विलियम शोकली ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट से भी बेहतर था। इनसे शुरुआत हुई ट्रांजिस्टर के एरा की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स को रेवोल्यूशन इस कर दिया। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जिसमें काफी लिमिटेशंस थी। इन्हीं को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया, जिससे हमें ट्रांजिस्टर मिला। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम पावर यूज करते हैं और उनसे काफी छोटे भी होते हैं। मोस्टली जर्मेनियम का इस्तेमाल होता था इन्हें बनाने के लिए, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो करता था
और इजी भी होता था बनाना ये सारे। कमर्शियल बेचे गए वेस्ट इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा, लेकिन अर्ली 1950 तक सिलिकॉन के फायदे सामने आने लगे। पहला तो ये काफी ज्यादा अवेलेबल है अर्थ में, दूसरा इसमें फ्लो होने वाले करंट का कम लीकेज होना, और तीसरा इसके सरफेस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बन जाने से इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सिलिकॉन से बने डिवाइस स्पोर्ट में टेक्स इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे गर्डन टी और उनकी टीम ने पहला कमर्शियली अवेलेबल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाया। इतना सक्सेसफुल हुआ यह कि टेक्स इंस्ट्रूमेंट्स ने यूएसए की ऑलमोस्ट पूरी ट्रांजिस्टर मार्केट को कैप्चर कर लिया। फिर 1959 में बेल लैब्स में कुछ इंजीनियर्स ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड फोटोलिथोग्राफी यूज करके मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट को इन्वेंट किया। यह कहीं ज्यादा स्केलेबल और कम पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस था, जो कि दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर बनने के बाद पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पॉपुलर होने शुरू हुए, जैसे 1952 में बना सटरिंग 8 दुनिया का पहला डिवाइस बना। ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करने वाला ये इतना चला कि 2 साल के अंदर ही 97 पर हेयरिंग एड्स ने सिर्फ ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना शुरू किया। 1954 में पहला ट्रांजिस्टर रेडियो रिजेंसी लॉन्च हुआ और अगले साल 1955 में जापानीज कंपनी सनतीन में यूके की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे टॉम किल्बर्न, रिच ग्रिम्सला और डगलस वेब ने डेमोस्ट्रेट किया। अगले साल यूएस एयरफोर्स के लिए एक कंप्यूटर डिजाइन किया। बबस ने 700 पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स और 10,000 से ज्यादा डायोड्स के साथ इनकी सफलता को देखते हुए आईबीएम ने 608 ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर लॉन्च किया 1957 में, जो दुनिया का पहला कमर्शियल पूरी तरह ट्रांजिस्टर से बना कंप्यूटर था। इससे पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जैसे एक जो 177000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब से बना था और 15/9 मीटर का पूरा कमरा ऑक्युपाड़ा साइज। और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बाद भी 1 सेकंड में सिर्फ 5000 कैलकुलेशंस ही कर सकता था, जहां आज के कंप्यूटर्स 1 सेकंड में 100 करोड़ से भी ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से। इन लिमिटेशंस को सेमीकंडक्टर्स ने बदल कर रख दिया 1950 और 60 में बढ़ती पॉपुलर के साथ। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, जैसे AT&T जिसमें बेल लैब्स और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक आती थी, टेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर RCA के लिए बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था, जिसके लिए 3 इंजीनियर्स को नोबेल प्राइज भी मिला। बाद में कुछ साल बाद बेल लैब्स ने सोलर सेल्स भी बनाए, जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन से 1958 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने IBM को ट्रांजिस्टर सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि B-70 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के नेविगेशन कंप्यूटर में लगने थे। IBM के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फेयरचाइल्ड को ट्रांजिस्टर फील्ड में मोनोपोली मिल गई। इसके बाद 1964 में फेयरचाइल्ड के जॉन स्मिथ ने मेमोरी चिप भी इन्वेंट की, मगर कई इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से 1968 में रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मोर ने फेयरचाइल्ड को छोड़ दिया और एक नई कंपनी बनाई NM इलेक्ट्रॉनिक नाम से, जो बाद में बनी इंटेल्स और कंप्यूटर्स को इन्फ्लुएंस किया। मोस्टली जो इनोवेशन है वो यूएसए में ही देखने को मिल रहा था, इसलिए आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अमेरिकन कंपनीज ऑक्यूपाइड है। दुनिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यानी खुद कोई मैन्युफैक्चर नहीं करती चिप्स को, लेकिन इनोवेट डिजाइन और सप्लाई करती है उन्हें। फैब्रिकेशन का काम मोस्टली TSMC को आउटसोर्स करते हैं वो, क्योंकि वहां काम सस्ते में हो जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सब बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहते हैं। ऐसे किसी प्लांट को सेटअप करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा लग जाता है, यानी 8,400 करोड़, और ये इजली 3 से $4 बिलियन तक भी पहुंच जाता है, यानी 33,000 करोड़। इस खर्चे का बहुत बड़ा कारण है क्लीन रूम एक अलग सा रूम बनाया जाता है, जिसमें हवा में मौजूद पार्टिकुलेट्स और डस्ट वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है। इसी में फैब्रिकेशन का सारा काम होता है, क्योंकि चिप्स के फीचर्स बहुत छोटे नैनोमीटर स्केल में बनते हैं, जो डस्ट पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो डस्ट चिप्स में चली जाएगी और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। वो सारी मशीनरी जैसे फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, डोपिंग और डाइसिंग मशीनस सभी इधर होती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। एक मशीन करोड़ की नॉर्मल मशीन से लेके 20 लाख रुपए 5 नैनोमीटर चिप्स को सिर्फ TSMC और samsungmobile.com काम अक्सर आउटसोर्सेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट वो सेट कंपनीज को दिया जाता है, जो सिर्फ चिप्स को टेस्ट करने का काम करती है। ऐसा इसलिए ताकि टेस्टिंग रिजल्ट्स में बनाने वाली कंपनी की तरफ से बायस ना आए।
टेस्ट पास कर चुकी चिप्स को पैकेज किया जाता है एक प्रोटेक्टिव केसिंग में कवर करके। इसमें मेटल पिन्स बाहर निकलती हैं जिनको बाकी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। पैकेजिंग का काम भी अक्सर ओट्स ही करती है क्योंकि टेस्ट हो चुकी चिप्स को उसी समय पैक करना ज्यादा सेफ और एफिशिएंट रहता है। एक चिप को हम यूजुअली पैकेज फॉर्म में देख पाते हैं। इस इमेज में हर टाइप की पैकेजिंग दिखेगी। सेमीकंडक्टर फैब 247 ऑपरेट करती है और भारी मात्रा में पानी और बिजली की खपत भी होती है। उसमें पानी चिप्स को रिच करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी बिगिनिंग स्टेजेस में प्रोटेक्टिव लेयर लगाने से पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं जैसे आर्सेन और फॉस्फेन। इनकी वजह से वर्कर्स में ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है जैसे आई साइट चले जाना, कैंसर और मिसकैरेज। अक्सर कंपनीज रेगुलेशंस फॉलो करने के बजाय जजर्स प्रोसेसेस को अंडर डेवलप और डेवलपिंग देशों में आउटसोर्स कर देते हैं जहां रेगुलेशंस ढीली और टॉक्सिन की अवेयरनेस कम होती है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 1.7 पर कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी में। अगर कंपेयर करें तो ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना में ये नंबर है 15.5, 15 और 13 पर रिस्पेक्टिवली। इंडिया आज दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 5 पर हिस्सा बनाता है जिसमें से ज्यादातर देश में ही यूज हो जाता है। एक्सपोर्ट कम होता है। स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स को देखें तो उसमें भी इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ITIA के मुताबिक दुनिया के 20 पर सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स जो कि है लगभग 125,000 इंडिया में ही है। लेकिन जहां हर साल 8 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं उनमें से बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री में काम करने योग्य होते हैं। प्रॉपर स्किल्स नहीं सीख पाते। इसकी अहमियत समझकर यूनिवर्सिटीज में बेहतर स्किल कोर्सेस लाने की जरूरत है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को थोड़े इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। कोविड से हुई सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन से भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा मिला है। जो कंपनीज पूरी तरह या ज्यादातर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी उन्होंने डाइवर्सिफाई करना जरूरी समझा। इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में। लेकिन अभी इंडिया में इसका सबसे बड़ा चैलेंज है हाई टैरिफ रेट और ईज ऑफ बिजनेस। इसकी वजह से कई कंपनीज इंसेंटिव्स के बाद भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को प्रेफर करती है। इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट ने यही इंसेंटिव स्कीम्स पीएलआई लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंकरेज करने के लिए। कई सेक्टर्स में दी जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर इंडिया का टारगेट है 2029 तक दुनिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का 25 पर हिस्सा हासिल करना, जो भी सिर्फ 4 पर है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है टैक्सेस। इंडिया चार्जर्स, कुछ तरह के सर्किट और फुली असेंबल्ड फस पर 20 पर का टैक्स लगाती है और बैटरी कवर्स पर 10 पर का। इसके मुकाबले चाइना और वियतनाम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज के कंपोनेंट्स पर कभी भी 10 पर से ज्यादा टैक्स नहीं लगाते। अक्टूबर 2023 में चाइनीज कंपनी विन कॉर्पोरेशन जो आई मैन्युफैक्चर करती है अपना कर्नाटका प्लांट टाटा को बेच दिया। नवंबर में चाइनीज कंपनी लेनास किया है। पेटन कंपनी ने भी अपने चेन्नई प्लांट्स का 65 पर स्टेक टा को बेचना डिसाइड किया है। जहां वह सेमीकंडक्टर की बात करें तो देश में हर साल लगभग 2000 चिप्स डिजाइन की जाती हैं और 20,000 इंजीनियर्स आईसी डिजाइन करते हैं। 2017 की डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए सिंगापुर और जर्मनी की इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। इसी साल मार्च में गवर्नमेंट ने ₹1.25,000 करोड़ खुद इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है 3 प्लांट्स के लिए, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट और 2 पैकेजिंग एंड टेस्ट फैसिलिटी। ये देश का पहला फैब होगा। PSMC और टा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक जॉइंट वेंचर। इसमें 28, 40, 55 और 110 नैनोमीटर चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी 50,000 वेफर्स पर हर महीने। कंपैरेटिवली कम एडवांस चिप्स हैं ये, तो इनमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का भी कम उपयोग होगा और बनाने में भी कम रिसोर्सेस लगेंगे। ये प्लांट ढोलेरा, गुजरात में बनाने का प्लान है। इसके अलावा चिप असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग के लिए 2 फैसिलिटी बनेंगी। पहली होगी जागी रोड आसाम में, टा इलेक्ट्रॉनिक्स की जकरोड में दूसरी सना गुजरात में, जो ये 3 कंपनीज मिलकर बना रही है 000 करोड़ में। इंडिया के लिए ये इंडस्ट्री सेटअप करना काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कई चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है जैसे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी हर्डल्स। मिड 2000 में इंटेल का एक प्लांट बनने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट समय रहते इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बना पाई और इल ने अपने प्लांट्स के लिए चाइना और वियतनाम को चुना। ब्यूरोक्रेसी से भी कई प्रोजेक्ट्स या प्लान्स इफेक्ट होते हैं। टाइमली क्लियरेंस नहीं मिल पाती। इसके चलते न सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाती है बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। इन इश्यूज के अलावा एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिजली और पानी दोनों
ही अंधाधुंध तरी से इस्तेमाल करती है और दोनों का ही